हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट का और ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशन है। तो फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ह्यूमन लाइफ से रिलेशंस क्या है, और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसके बचाने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फॉरेस्ट क्या है? लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्री बुशेस आर कॉल्ड फॉरेस्ट। तो एक बहुत बड़ा एरिया है लैंड का टुकड़ा जहाँ पे ट्री और ट्री है, घास है, बुशेस है, मतलब पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ों से वो ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को फॉरेस्ट कहते हैं। वो बहुत बड़ा एरिया होता है, कई 100 कई हज़ार किलोमीटर स्क्वायर में, कई हज़ार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया होता है, जहाँ पे ढेर सारे पेड़ होते हैं, डिफरेंट तरह के पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ हैं और तमाम तरह के, उसके अंदर कई तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में जनरली 3 चीज़ें हैं। एक लैंड है, दूसरा ट्रीज हैं, ट्रीज और प्लांट्स हैं, तीसरा जो है एनिमल्स हैं। तो इसको फ्लोरा बोलते हैं, फ्लोरा, इसको फ्यूमा बोलते हैं। ठीक है, लैंड है, ये सारी चीज़ें। तो फॉरेस्ट में ये सारे फ्यूमा में जितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं उसको फ्यूमा बोलते हैं, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज उसको फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा मतलब फ्लावर। तो कोई फॉरेस्ट, ये लैंड के लार्ज एरिया, फॉरेस्ट में लार्ज एरिया होता है। तो कोई फॉरेस्ट क्या है, 3 चीज़ हैं आपके, ठीक है। तो उसमें एक लार्ज एरिया है, प्लांट है या ट्री है, और एनिमल्स हैं। तो ये इन सब कॉम्बिनेशन से जो है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक फॉरेस्ट बनता है, और उसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट अराउंड अस। तो कहने का मतलब हम फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में हम कई चीज़ें वहाँ मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, वुड मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, तमाम तरह के जानवर मिलते हैं जिनको हंटिंग करके यूज किया जाता है, फूड के लिए भी तमाम, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट इज ए सिस्टम कंप्राइजिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए तो जीव जंतुओं में दोनों आ ही जाता है, ठीक है। उसके अलावा लैंड तो है। इन ए फॉरेस्ट ट्री फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय श्रब, द हर्ब फॉर्म द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेबल्स। कहने का मतलब फॉरेस्ट में क्या है, लैंड है, लैंड के ऊपर बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, सबसे ऊपर ट्री है, उसके बाद सर्ब है, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं जो हैं, ठीक है आपका। फिर इस पर हर्ब जो नीचे लेयर में मानते हैं उसको हर्ब बोलते हैं। तो कहने का मतलब फॉरेस्ट में 3 लेयर है, बड़े बड़े पेड़ हैं जो बहुत ऊंचाई तक रहते हैं, उसके नीचे झाड़ियाँ हैं, सर्ब है, उसके बाद ये हर्ब्स होते हैं। अब फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या क्या फॉरेस्ट देता है। टिम्बर लकड़ी देता है। लकड़ी किसके लिए, जलाने के काम आता है, इंडस्ट्री के काम आता है, घर बनाने के लिए काम आता है, तमाम तरह के फर्नीचर बनाने। प्यूरिफाई एयर, फॉरेस्ट जो है एयर का एयर, क्योंकि ये लेता क्या है, लेता है CO2 और देता क्या है O2। तो ये CO2 लेता है, ये खाना बनाता है फॉरेस्ट, खाना बनाने के लिए उसके लिए CO2 इन्वायरमेंट से लेता है, और खाना जब बनता है उसी के प्रोसेस में O2 वो छोड़ता है। प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने की जगह बताता है एनिमल्स को, डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट सॉइल एरोशन, क्योंकि इसकी प्लांट की जड़ें जो हैं लार्ज एरिया ऑफ लैंड्स को पकड़ के रखती है, जिससे वो सॉइल जो है वो कट के पानी में नहीं जाता। कंट्रोल फ्लड, बाढ़ को रोकता है, क्योंकि पानी जो होता है जड़ों, उसकी जड़ों के नीचे वो पानी एब्जॉर्ब भी करता है, उसके बाद उसकी पत्तियां
आपका ट्रांसपायरेशन करती हैं, पानी को वेपराइज करने का काम भी करती है। फिर नॉइज ऑब्जर्व करता है, शोरगुल आता है तो उसमें उसी में घूम जाता है, क्योंकि स्वायर जब नॉइज होता है, आवाज आती है तो कोई प्लेन जगह है तो सीधा उससे टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन फॉरेस्ट में वो नॉइज जाती है तो उसके आसपास वह उसकी जो है रेज हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर सड़क के किनारे वगैरह प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन वो रोक सके, प्लस जो वाहनों से, व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको भी वो ऑब्जर्व कर सके। इसके बाद अब ये फॉरेस्ट था, उसका इम्पोर्टेंस था, लेकिन फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रक्शन होता है, फॉरेस्ट को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, या रिफॉरेस्टेशन पेड़ को लगाना, फॉरेस्ट को बनाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ का काटना, ख़त्म करना, जंगल को ख़त्म करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री इवेंचुअली यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो डिफॉरेस्टेशन जंगल के बहुत बड़े एरिया को काटना, काटने के बाद उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज करना, एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए, इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, तो जंगल को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। काटने का पर्पस क्या होता है? पर्पस है आपको लकड़ी चाहिए, पहले तो एक लकड़ी ही चाहिए, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड के लिए चाहिए, लकड़ी के लिए, लैंड के लिए, फिर तीसरा मेनली दो ही पर्पस होता है, ये तो लकड़ी और लैंड के लिए उसको काटा जाता है। और लैंड का यूज जो है तमाम तरह के काम आते हैं। यहाँ पे है कि डिफॉरेस्टेशन का क्यों किया जाता है? एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, जानवरों को घास चरने के लिए, ट्री वगैरह को, पेड़ों को जो है यूज करने के लिए, इलीगल लॉगिंग गलत तरीके से काट के जो बेचते हैं, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है, डैम है, ये सब बनाने के लिए, ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको रहने के लिए और जगह चाहिए तो उसको जंगलों से काट के पूरा करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या उसका नुकसान क्या है? तो इसमें जो है फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर जंगल ज़्यादा कटेंगे तो क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल मतलब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर ये एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे है, तो क्या करती है, ये यहाँ से जो सूर्य की किरणें आती हैं, आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि CO2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो यहाँ से जो जमीन से टकरा के जो एनर्जी जाती है वो उसको रोक लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के कारण यहाँ पे गर्मी पैदा होने लगती है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारा इन्वायरमेंट गर्म होगा तो डिस्टर्बेंस होगा, जो हमारे पोलर पे बर्फ है वो पिघलेंगी, कहीं पर अधिक गर्मी पड़ेगी, कहीं सूखा पड़ेगा, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन इंक्रीज होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, वाटर लेवल घटेगा क्योंकि वह पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फ्लड को रोकेगा नहीं, ये सारा कारण। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा और फ्लड वगैरह बढ़ने के कारण है ये सारे। अब क्या है ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये थोड़ा सा कुछ टर्म है बायोस्फीयर, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, पेड़ के अलावा एनिमल्स भी होते हैं, तो फॉरेस्ट में कई चीज़ें मिलती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व है कि एक ऐसा एरिया होता है जिसको सुरक्षित रखा जाता है कि वहाँ पे आपको कोई काट छाने, सरकार उसको नोटिफाई कर देती है कि ये क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है। फॉरेस्ट का एक ऐसे एरिया जहाँ पे आप कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने प्रोहिबिटेड होता है या लिमिटेड मात्रा में करने की छूट होती है। तो वहाँ पे ऐसा इसलिए किया जाता ताकि जंगल का कटाव ना हो, जंगल कटे ना, और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ से वो जाए ना, माइग्रेट ना करें, वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह ना जाए, कम से कम उनको रहने के लिए जगह मिले। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट
इन एग्जिस्ट एंड इज अ सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या क्या मतलब है? एक एरिया मतलब उसके अंदर कोई जगह है, उसके अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं। लिविंग चीजें क्या है? जैसे ट्री है और एनिमल है। और नॉन लिविंग क्या है? जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग है। सनलाइट भी है। ये सारी चीजें जब एक ही जगह मिलती हैं तो उस पूरे एरिया को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, लैंड एरिया को जो है, ये लैंड, इन दोनों के जो आपस में इंटरेक्शन होते हैं, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वही इकोसिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम है कि इनका इंटरेक्शन कहना है। जैसे इकोसिस्टम इज रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम में एक ऐसा एरिया जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे सॉयल है, रिवर है, और भी है, आपका वाटर है, ये सबको जो ऐसा एरिया जहां आपस में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं उस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? रिफर टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, देयर रिलेशन विद एनवायरमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पेड़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जंतुएं, इसका जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे क्या रिलेशन, मतलब तीनों एक जगह एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ये बायोस्फीयर क्या है? ये अर्थ का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पे ये सारी चीजें होती हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? सिर्फ जो है इसका संबंध सिर्फ जो लिविंग चीजों से है। ठीक है, ये चीज क्या है? एरिया है। और ये चीज क्या है? इन दोनों का, इस एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो संबंध हो जाता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बशर्ते ये एक एरिया है। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया है, लैंड है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये लिविंग चीजें हैं, डिफरेंट प्लांट और एनिमल है। और ये क्या है? ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं एक एरिया में। तो कहने का मतलब ये बायोडाइवर्सिटी सिर्फ लिविंग की बात करता है और एक क्षेत्र की बात करता है। और यहाँ पे ये लिविंग हो गया, यहाँ पे नॉन लिविंग हो गया। तो ये इसको कह सकते हैं आप बायोस्फीयर, इसको कहते हैं लिविंग को बायोडाइवर्सिटी। और इन दोनों को, इस एरिया के अंदर इन सबको मिला के जो ये सारी चीजें हैं उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इस तरह का आप समझ सकते हैं। स्पीसीज क्या है? वही तमाम तरह की, जैसे कोई एनिमल स्पीसीज है, जैसे क्या है अब क्या है वो बायो कई, जैसे सपोज कर स्पीसीज में क्या है? ह्यूमन स्पीसीज एक हुआ, ये लिविंग है। इसी तरह एनिमल में लायन की स्पीसीज हो गई। ठीक है, इसी तरह भेड़ की हो गई। ये सारी जो इनकी फैमिली, छोटे से लेके बड़े तक का जो इनका एक ग्रुप होता है उसको स्पीसीज बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है? एक एडल्ट है, चाइल्ड है, लेडीज है, इन सब का मिला के जो क्या कहते हैं? एक स्पीसीज कहलाता है। ऐसा है। फ्लोरा क्या है? प्लांट के पूरे ग्रुप को। लिविंग में तो क्या हुआ? लिविंग में क्या है? प्लांट है, एनिमल है। तो प्लांट क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरा। ठीक है, टेक्निकल टर्म। और इसको क्या कहते हैं? फ्यूना। ठीक है, ये एनिमल को फ्यूना कहते हैं बस। तो प्लांट के ग्रुप को फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स जानवरों को, एनिमल्स को फ्लोरा कहते हैं। माइग्रेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे जंतुओं का आना जाना, किसी चीज को एक रीजन से दूसरे रीजन में आना जो है माइग्रेशन कहलाता है। जैसे कभी कभी ठंडियों में क्या होता है? रसिया, साइबेरिया से जो है कई तरह की पक्षियां, क्योंकि वहां बहुत ठंडी पड़ने के कारण कई तरह की पक्षियां लौट के दूसरी तरफ आ जाती है, नॉर्थ, जैसे इंडिया में ही कई जगह आ जाती है। तो इसी को क्या वहां से यहाँ आना और कुछ समय यहाँ रहने के बाद
फिर वो लौट के अपनी जगह चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये जो हमने कहा कि जो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कटना, अब फॉरेस्ट को बचाने के क्या क्या तरीके हैं। तो बचाने का तरीका कि हर जगह बायोस्फीयर रिजर्व बना देना, ठीक है। तो यही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्या होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे ये फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले एनिमल्स को बचाने का एक सिस्टम डेवलप, जिसमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है। एरिया को कह देते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड कर देते हैं। तो लार्ज एरिया विच कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सारे लिविंग एंड सिविलाइजेशन ऑफ दैट रीजन। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई एरिया है, जंगल में रहने वाले क्या है, जंगल में रहने वाले कई लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। तो उनको भी वहां रहने की छूट दी जाती है और कहा जाता है कि आप वहां रहिए और आप उसी के हिसाब से, बाहरी लोगों को वहां पे आने की छूट नहीं दी जाती। दे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ट्राइबल ग्रुप एडिशनल वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आपको सारे जो लिविंग स्पीसीज को रखा जाए। जैसे पंचमढ़ी एमपी में एक जगह है, जबलपुर के आसपास पंचमढ़ी है, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे इंडिया में कई है, 15-20 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। फिर एक जू है, जू छोटा एरिया है, यहाँ वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड फॉर, यहाँ पे आदमी नहीं रहते, जू में आदमी नहीं रहते, वहां पे सिर्फ जानवर रहते हैं। उनको रिसर्च के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, टूरिज्म के लिए रखा जाता है। छोटा सा जैसे इंडिया मैसूर जू, इंदिरा गांधी पार्क, तमाम तरह की इस तरह के जू हर बड़े शहरों में बनाए गए हैं। फिर एक नेशनल पार्क होता है जो पूरी तरह रिजर्व होता है, यहाँ कुछ नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं होती। रिजर्व हैबिटेट फॉर फ्लोरा एंड फ्यूमा स्पेशली इंडेंजर स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या, ऐसा जो जिनकी संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है, उनके लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो एनिमल वहां पे, यहाँ पे जू में क्या है, उसको पिंजड़ों में रखा जाता है, लेकिन यहाँ नेशनल पार्क में वो खूब घूम सकते हैं। जैसे गिरी फॉरेस्ट जहाँ शेर रखे जाते हैं, पेरियार है जहाँ हाथियाँ रहती हैं। उसके बाद सेंचुरी है, सेंचुरी आर लार्जली प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर एनिमल। तो ये थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होता है, सेंचुरी में इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होता है। तो इसमें कई तरह के एनिमल एक साथ रहते हैं। नेशनल पार्क किसी पार्टिकुलर एनिमल के लिए बनाया जाता है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये तो जू में है, इसमें रिस्ट्रिक्शन और कम होता है क्योंकि यहाँ आदमी भी आते जाते रहते हैं, बस काटने और उसका स्ट्रक्चर बदलने से रोका। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और कम होता है। एक वर्ड है, वर्ल्ड को ग्रीन बनाने के लिए जो पेपर यूज करते हैं उसका रिसाइकलिंग करना। पेपर इज रिसाइकिल सो दैट मोर ट्री डू नॉट हैव टू कट। जो हमारे पास पेपर है उनको वेस्ट नहीं, उसको रख के इकट्ठा करिए, फिर बाद उसको रिसाइकिल करके फिर से पेपर बनाना, उसी को रिसाइकिल। जिससे क्या, क्योंकि पेड़ों की छाल और उसके टहनियों से पेपर बनाया जाता है, बांस, पेपर, इन सब के। तो ज़्यादा पेपर कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे, इसलिए कहा जाता है कि प्लेनेट को ग्रीन बनाने के लिए पेपर का वेस्टेज कम करिए। रिफॉरेस्टेशन क्या है, अब जंगल लगाना, ठीक है, जंगल पेड़ों को लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टोरिंग द क्लीन डीप फॉरेस्ट एरिया बाय द प्लांटिंग न्यू ट्री लगाना को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे, एक्सटिंक्शन क्या है। ऐसी जो है, एक्सटेंशन इज डाइंग आउट, डेथ ऑफ ऑल मेंबर। एक्सटिंक्शन ऐसा है कि किसी भी स्पीसीज के सारे मेंबर मर गए हैं, ठीक है, इसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है। जैसे डोडो बर्ड है, तस्मानिया वोल्फ है, ये खत्म हो चुके हैं। फिर इंडेंजर्ड एनिमल क्या है, जिनकी संख्या काफी कम हो, इसमें तो खत्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं, इसमें उसकी संख्या काफी कम हो जाती है, क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि अब इसके बाद और खत्म होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे। जैसे गैंड पांडा है जानवर, टाइगर है, ठीक है। एक रेड डाटा बुक है, IUC एक एजेंसी है जिसमें इसको नोटिफाई किया जाता है कि ये जानवर एग्जिस्ट हो गए हैं या इंडेंजर्स हैं या इंडेमिक क्या होता है, उनका
उनकी संख्या इससे ज़्यादा होती है, इंडेमिक से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको और ख़त्म किया जाएगा तो इंडेमिक से इसमें आ जाएंगे। तो ये कम है, फिर उससे ज़्यादा है, मतलब इसमें संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है, इसमें कम और इसमें एकदम से कम, ये है। इंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ एरिया। इंडेमिक ऐसी चीज है कि एक ही जगह में मिलती हैं और इनकी संख्या वहां ज्यादा रहती है लेकिन और दूसरी जगह पे नहीं मिलते, ये कहने का मतलब है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। समरी में यही है कि फॉरेस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस है, फॉरेस्ट क्या क्या काम करता है, फॉरेस्ट सॉइल वगैरह बचाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं फॉरेस्ट का जो हम लोग डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंस भी डिस्कस किए हैं हम लोग, प्लांट, ये सारा कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट को। सो योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।